Friends, so let's come to the next PT 365 which is environment. And environment section अभी आ गया है अपना. We have finished economy and polity. I hope आप सब ने economy और polity के lectures आपने देख लिए होंगे. ठीक है. So let's come to the environment part and the first topic is climate change. Climate change में बहुत सारे topic हैं तो हम धीरे धीरे cover करेंगे. तो सबसे पहला हम global scenario देखेंगे क्या क्या ग्लोबल सिनेरियो हमारे इंडिया का मतलब पूरे वर्ल्ड का, तो वो देखेंगे. उसके बाद इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, कन्वेंशन एंड इनिशिएटिव्स हम अलग लेक्चर्स में पढ़ेंगे क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ग्लोबल सिनेरियो में अगर हम बात करें तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है ओजोन होल. ओजोन होल आपने पढ़ा होगा. ओजोन एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसका मतलब कंपाउंड है जिसका जो वो होता है वो O3 होता है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला O3 होता है. दैट इज़ कॉल्ड ओजोन. और ओजोन हमेशा हमको कहाँ पे मिलता है आपने पढ़ा होगा. 5 लेयर होती है हमारे एटमॉस्फेयर की: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर. तो जो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर लेयर होती है, स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में हमारा ओजोन मिलता है, आपको पता है. स्ट्रेटोस्फेयर में जब ओजोन दो टाइप के ओजोन होते हैं, हम पढ़ेंगे कि गुड ओजोन होता है और एक बैड ओजोन होता है. बैड ओजोन हमेशा ट्रोपोस्फेयर में मिलता है, गुड ओजोन हमेशा स्ट्रेटोस्फेयर में मिलता है. अब स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन होता है वो जितनी भी यूवी प्रोटेक्शन जितनी भी सनलाइट आती है वो अर्थ तक ज़्यादा ना पहुँचे, वो हम लोगों को हार्म ना करे, स्किन डिजीजेस ना हो, तो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर जो है उसको रोकने का काम करती है. तो वो ओजोन की बात की है. अब ओजोन होल की बात करें तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए है कि एज़ पर द रीसेंट स्टडी कि ओजोन होल जो है धीरे धीरे ओवर द अंटार्कटिका आपने 2 कॉन्टिनेंट्स आपने आर्टिक पढ़ा होगा. आर्टिक ऊपर होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंड अंटार्कटिक नीचे होता है. ठीक है. तो ओजोन होल जो है वो बहुत थिनर होता जा रहा है धीरे धीरे और लार्जर हो रहा है इन द अंटार्कटिक. अब ओजोन लेयर एंड ओजोन होल की बात करें तो ओजोन होल जो है एक थिन शील्ड ऑफ गैस है जो हमारे अर्थ के स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है. एब्जॉर्व करती है सन्स की अल्ट्रावायलेट रेस. अल्ट्रावायलेट ए रेस एब्जॉर्व करती है और अल्ट्रावायलेट बी रेस भी एब्जॉर्व करती है. तो याद रखिए कि दोनों रेस एब्जॉर्व करती है. 90% ऑफ द अर्थ का ओजोन जो है वो हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में मिलता है. अब ओजोन होल की बात करें, ओजोन होल का सिंपल मतलब है रीजन जहाँ पे हमारा ओजोन की जो लेयर है वो थिनर हो रही है. थिनर मतलब बहुत पतली हो रही है. और ओजोन की लेयर जो है जितनी पतली होगी उतना ज़्यादा सनलाइट हमारे अर्थ तक आएगी और हमको हार्म करेगी. तो ओवर अंटार्कटिका एंड आर्टिक की बात करें तो स्ट्रेटोस्फेयर में जो भी ओजोन मिल रहा है उसकी जो लेयर है वो धीरे धीरे पतली होती जा रही है, डिप्लीट होती जा रही है. उसी को हम ओजोन होल बोलते हैं. अब ओजोन लेवल जो है ऐसा बोला जा रहा है कि बिलो 220 डॉप्सन यूनिट्स हो गया है और एवरेज थिकनेस जो ओजोन की रहती है ओवर द अर्थ वो 300 डॉप्सन यूनिट हो रही थी. 300 डॉप्सन यूनिट रहती है. तो ऑलमोस्ट 80 डॉप्सन यूनिट जो है वो कम हो गई है क्योंकि हमारा ओजोन जो लेयर है उसकी जो लेयर वो थिनर हो रही है. ठीक है. अब ये हम यहाँ पे देखते हैं तो क्यों ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है. तो 3-4 कारण है ओजोन लेयर डिप्लीट होने के लिए. पहला, ओजोन होल डिप्लीशन की बात करें तो अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो स्प्लिट फॉर एग्जांपल अल्ट्रावायलेट रेज आई हमारे ओजोन के पास. ठीक है. अब अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं वो क्लोरीन एटम, फॉर एग्जांपल हमारे CFC हम देख लेते हैं व्हाट आर द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस. तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गए. ठीक है. कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गए, हेलोन्स हो गए, क्लोरीन हो गए, ब्रोमीन हो गए. तो ये कहीं ना कहीं ये कहाँ से रेफ्रिजरेटर से हमारे पॉल्यूशन के कारण बढ़ जाते हैं. ठीक है. बढ़ने के कारण क्या होता है, जो भी ओजोन आती है, जो भी हमारी सनलाइट आती है वो CFC को, जो हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है उनके मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करती है. फॉर एग्जांपल दिस इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन. तो कार्बन है, क्लोरीन, 3 क्लोरीन एटम है और फ्लोरीन है. तो CFC को क्या करती है, जब भी हमारा ओजोन है ओजोन के साथ रिएक्ट करके क्या करती है, सनलाइट के प्रेजेंस में ओजोन के साथ रिएक्ट करती है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को वो तोड़ देता है. क्लोरोफ्लोरोकार्बन को वो तोड़ करके एक क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाते हैं, मतलब ClO2 बनाएंगे, ClO बनाएंगे, क्लोरीन मोनोऑक्साइड. और तीसरा क्या बनेगा, ऑक्सीजन जो है वो हमारा
बाहर निकल आएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि हमारा जितने भी ओजोन है उसके कारण हमारी थिनर हो रही। तो अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो क्लोरीन एटम को CFC से अलग करती हैं। अब क्लोरीन एटम वो ब्रेक होता है और ओजोन मॉलिक्यूल को ब्रेक करता है और होल क्रिएट करता है ओजोन लेयर में, और वो मॉलिक्यूल जो है क्लोरीन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन को एक दूसरे के साथ अलग अलग कर देते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट हमारा ओजोन लेयर डिप्लीशन। अब व्हाट इज ओजोन लेयर डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस? अब ओजोन लेयर डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस की बात करें तो ह्यूमन मेड जो गैसेज होती है जो हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में तक पहुंच पाती है वो ईजिली ओजोन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर देती हैं। एज अ प्रोसेस नोन एज, उसको कैटालिटिक साइकिल बोलते हैं। कैटालिटिक साइकिल का सिंपल मतलब होता है कि वो केमिकल रिएक्शन जिसका सीक्वेंस हो इन द फॉर्म ऑफ जो कि हमारे ओजोन को डिस्ट्रक्ट कर रहा हो। मेजर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कौन होते हैं? तो ओजोन मेजर ओजोन लेयर डिप्लीटिंग सब्सटेंस जो होते हैं दैट इज क्लोरीन, ब्रोमीन, CFC, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हेलॉन्स एटसेट्रा। अब स्टेटस की अगर बात करें तो ओजोन लेयर जो है ऐसा बोला जा रहा है कि हम ट्रैक कर रहे हैं कि ओजोन लेयर जो है वो 4 डेकेड में हमारा धीरे धीरे जो है सही हो जाएगा, मतलब ओजोन लेयर जो है ट्रैक पे आ जाएगी। और कौन बोल रहे हैं? ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम्स बोल रहे हैं। तो आई होप ओजोन वाली चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आते हैं पोटेंशियल ड्राइवर्स ऑफ ओजोन होल ओवर अंटार्कटिका। तो अब अंटार्कटिका में ओजोन होल इतना ज़्यादा क्यों देखने को मिल रहा है? तो पहला है चेंजेस इन अंटार्कटिक पोलर वर्टेक्स। पोलर वर्टेक्स की अगर बात करें तो पोलर वर्टेक्स जो है हमेशा न्यूज़ में रहता है। ओजोन होल के कारण ही जो है पोलर वर्टेक्स न्यूज़ में रहता है। तो पोलर वर्टेक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में ही जो आपके एनवायरमेंट सेक्शन से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। अब पोलर वर्टेक्स की बात करें तो पोलर वर्टेक्स में एक स्ट्रेटोस्फेयर में विंड पैटर्न चलता है। विंड पैटर्न आपने देखा होगा जब भी आप एटमॉस्फेयर पढ़ते होंगे ज्योग्राफी में, तो आपने देखा होगा कि वेस्टर्लीज विंड्स भी चलती है, राइट। तो पोलर वर्टेक्स एक स्ट्रेटोस्फेरिक विंड पैटर्न है जो लो प्रेशर एरिया होता है वहाँ पे वो घूमते हैं, और वेरी कोल्ड एयर होती है जो साउथ पोल्स में होती है जिसके कारण पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड बनते हैं। अब लो प्रेशर है तो ऑब्वियसली जो हमारे फॉर एग्जांपल दिस इज अंटार्कटिका वो, और यहाँ पे जो है एक लो प्रेशर यहाँ पे जनरेट होता है जिसके कारण यहाँ पे पोलर वर्टेक्स, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ से एयर राइज होती है और राइज होके फिर वो क्लाउड्स बनाती है कंडेंसेशन वगैरह करके, ठीक है। तो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड बनते हैं। अब पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स की बात करें तो ये नेक्रस क्लाउड और मदर ऑफ पर्ल्स क्लाउड होते हैं जो कि -78 डिग्री सेल्सियस पे फॉर्म होते हैं, और ऑनगोइंग जो भी लॉन्ग वेव रेडिएशन रहती है जो हमारी अर्थ से रेडिएशन जाती है उसको वो रोकते हैं। और ये कैन डिस्ट्रॉय ओजोन बाई, ये कैसे ओजोन को डिस्ट्रॉय करते हैं कि क्लोरीन एटम्स जो है उसको रिएक्टिव बनाते हैं और ओजोन डिस्ट्रॉय करते हैं, और नाइट्रोजन कंपाउंड्स को रिमूव करते हैं जो कि हमारे क्लोरीन एटम को डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट करता है। क्लोरीन एटम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके जो है ये हमारा क्या सॉरी एक मिनट, हाँ, तो ओजोन नहीं बना मतलब ओजोन होल नहीं करने देते। तो ये जो है नाइट्रोजन कंपाउंड्स क्या करता है कि ये हमारे डिस्ट्रक्टिव जो मतलब क्लोरीन के एटम्स होते हैं उनको डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट करता है, बट नाइट्रोजन कंपाउंड्स रिमूव होने के कारण ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जो है ज़्यादा बढ़ जाते हैं। चेंजेस इन सोलर साइकिल चेंज होने की वजह से ऑब्वियसली क्योंकि टेम्परेचर कितना है वो सारी चीज़ें चेंज होने की वजह से भी होता है। दूसरी इंक्रीज्ड एटमॉस्फेरिक एबंडेंस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसके कारण भी हमारा पोलर ओजोन होल अंटार्कटिका में ज़्यादा होता है। अब रिलेटेड न्यूज़ की बात करें तो इम्पैक्ट ऑफ वॉल्केनो एरप्शन ऑन ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर पे वॉल्केनो का एरप्शन का क्या इम्पैक्ट होता है? आपको पता है वॉल्केनो क्या होता है? वॉल्केनो हमारा मग्मा जो है, लावा जो है वो नीचे से ऊपर आता है वेंट के थ्रू, और वो जो है पूरे फैल जाता है आग की तरह। तो उससे जो है बहुत सारी गैसेस एशेस निकल के बाहर आती है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो वो वहाँ से भी बहुत सारी गैसेस आती है जो कहीं ना कहीं हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में फैलती हैं और वो धीरे धीरे ओजोन को डिस्ट्रॉय करती हैं। तो एज पर द रीसेंट स्टडी एरप्शन हुआ था हुंगा टोंगा हापाई वॉल्केनो जो कि ओजोन लेयर को इम्पैक्ट किया। अब ये जो है ये सबमरीन वॉल्केनो है जो कि टोंगन आर्किपेलागो में मिला, जो कहाँ पे लोकेटेड है? सदर्न पैसिफिक ओशियन में। सदर्न पैसिफिक ओशियन जो है वहाँ पे हमारा टोंगन आर्किपेलागो लोकेटेड है। अर्लियर 1991 में एरप्शन हुआ था माउंट पिनाटुबो फिलीपींस में, उसके कारण भी स्ट्रेटोस्फेयर के ओजोन में बहुत ज़्यादा इंपैक्ट आए थे। अब इंपैक्ट ऑफ वॉल्केनो एरप्शन ऑन ओजोन लेयर, तो ये कहीं ना कहीं मैसिव स्ट्रेटोस्फेरिक वाटर वेपर प्लूम बनाते हैं। बहुत सारा सल्फर डाइऑक्साइड जो है हमारी लार्ज क्वांटिटी में हमारे
एटमॉस्फेयर में लाते हैं, जिसके कारण क्लोरीन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, मोर रिएक्टिव बन जाता है। एटमॉस्फेरिक ब्रोमीन को कंट्रीब्यूट करते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड को, और इरेप्शन पार्टिकल जो है कहीं ना कहीं सरफेस प्रोवाइड करते हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को। तो वो जो होता है इसके कारण ये जो होता है वॉल्केनो का इम्पैक्ट होता है ओजोन पे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट ओजोन होल। नेक्स्ट आते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमारे इन्हीं से रिलेटेड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन से, कि इन्हीं जितने भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज हैं हमको उनको रोकना है। तो इंडिया ने अभी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल टारगेट्स को सरपास कर लिया है। मतलब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल टारगेट्स जितने दिए गए थे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर, उन टारगेट्स को इंडिया ने अचीव कर लिया और इंडिया अहेड है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के टारगेट से। ऐसा भी रिपोर्ट ने बोला है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब इंडिया का अचीवमेंट्स देखने से पहले हम ये देख लेते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है क्या। तो 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया और ये इंप्लीमेंट किसके अंदर किया गया, वेना कन्वेंशन जो था उसके अंदर किया गया। 1985 में आया था वेना कन्वेंशन। तो याद रखिएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है एक कन्वेंशन है वेना कन्वेंशन के अंदर 1985 में। अब ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये ग्लोबल एनवायरमेंट ट्रीटी है जहां पे हमको प्रोडक्शन और यूज जो है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस का उसको एलिमिनेट करना है। तो याद रखिएगा किसको, प्रोडक्शन और यूज़ जो है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस का हमको कम करना है। और ये सिग्नेटरीज अगर बात करें तो ये पहली ऐसी ट्रीटी है जिसको पूरे यूनाइटेड नेशन मेंबर ने रेटिफाई किया है। तो याद रखिएगा ये पहली ऐसी ट्रीटी है जिसको पूरे यूनाइटेड नेशन के मेंबर जितने भी हैं उन्होंने यूनिवर्सली रेटिफाई किया है। अब वर्ल्ड ओजोन डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है 16 सितंबर को। ठीक है, अब इसी में एक अमेंडमेंट किया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब वेना कन्वेंशन के अंदर हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आता है जो कि 1987 में आया, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर एक अमेंडमेंट आता है जिसको हम बोलते हैं किगाली अमेंडमेंट। वो अडॉप्ट किया 2016 में और फिर वो 2019 में फोर्स में आया कि वहाँ पे हमको प्रोडक्शन और कंजम्पशन जो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का उसको हमको जो है कम करना है, फेज डाउन करना है प्रोडक्शन और कंजम्पशन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का। तो याद रखिएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हमको प्रोडक्शन और यूज जो है हमारे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का उनको पूरी तरह एलिमिनेट करना है। फिर किगाली अमेंडमेंट आया हमारे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर, उसमें हमको क्या करना है, जितने भी हमारे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हैं उनका प्रोडक्शन और उनका कंजम्पशन जो है फेज डाउन करना है। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स याद रखिएगा ये नॉन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस होते हैं। तो याद रखिएगा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स आर नॉन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस टू CFC एंड HCFC। ठीक है, बट द ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल अगर बात करें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स की, वो कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा होती है, 1000 टाइम्स ज़्यादा होती है, इसलिए जो है उसको भी हमको कम करना है। अब इन्होंने नेशंस को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है विथ 4 स्टेप पाथ टू अचीव 80% रिडक्शन इन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन कंजम्पशन बाय 2047। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द किगाली अमेंडमेंट एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड वेना कन्वेंशन। अब आते हैं व्हाट इज द इंडियाज अचीवमेंट अंडर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो एक्सीडेड, इंडिया ने 35% ज़्यादा HCFC जो है फेज आउट गोल को पास कर लिया है। 44% रिडक्शन उन्होंने अचीव कर लिया था 2020 बेस लाइन में ही। फिर HCFC जो है 141B इन्होंने पूरी तरह इंडिया ने एलिमिनेट कर दिया है। तो HCFC जो है वो रेफ्रिजरेटर जो भी हम यूज़ करते हैं हमारे यहाँ उनसे जो है एमिट होता है। तो HCFC 141B जो है ये ब्लोइंग एजेंट है। प्रोडक्शन जब हम पॉलीयूरेथीन फोम वगैरह हम बनाते हैं उसमें ब्लोइंग एजेंट की तरह यूज़ होता है। तो HCFC जो है पूरी तरह एलिमिनेट कर दिया इंडिया ने, और इंडिया ने फेज आउट कर दिया HCFC। बोले कि इंडिया जो है वो फेज आउट करेगी न्यू इक्विपमेंट जितने भी मैन्युफैक्चर हुए हैं बाय दिसंबर 2024, उनसे भी HCFC जो है पूरी तरह एलिमिनेट कर देगी, और जो कि अहेड रहेगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल शेड्यूल से 2030। अब अदर अचीवमेंट्स की बात करें इंडिया ने जो अचीव किया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, तो फेज आउट कर दिया है CFC पूरी तरह। ठीक है, HFC फेज आउट मैनेजमेंट प्लान स्टेज 2 में अभी करंटली इंडिया इंप्लीमेंट कर रही है फ्रॉम 2017 और टिल 2024। फिर इंडिया ने कूलिंग एक्शन प्लान लॉन्च किया था जहाँ पे उन्होंने बोला था कि जितने भी रेफ्रिजरेटर्स की डिमांड है उसको पूरी तरह हमको रिड्यूस करना है बाय बेटर टेक्नोलॉजी ऑप्शन बाय 2037-38। सो दीज आर द इंडियाज टारगेट जो इंडिया ने पूरी तरह कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट इंडिया एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो इंडिया जो है वेना कन्वेंशन की पार्टी बनी थी 1991 में, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 1992 में ज्वाइन किया था। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी जो है इनकी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। रेटिफाइड किगाली अमेंडमेंट इन्होंने 2021 में रेटिफाई
किया और इन्होंने इंडिया ने कम्प्लीटली HFC जो है 4 स्टेप्स में बोला कि हम पूरी तरह इसको 2032 तक हम कंप्लीट कर लेंगे विथ क्यूमुलेटिव रिडक्शन 10% 2032 में करना है, 20% 2037 में करना है और 30% 2042 में और 85% 2047 में. सो दिस इज ऑल अबाउट इंडियाज एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. आई होप आपको मॉन्ट्रियल एंड किगाली अमेंडमेंट और वियना कन्वेंशन समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट आते हैं स्टेट ऑफ क्रायोस्फीयर 2023. तो स्टेट ऑफ क्रायोस्फीयर 2 डिग्री इज टू हाई रिपोर्ट अभी रिलीज किए हैं इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव. तो याद रखिएगा किसने रिलीज किया, इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव. अब व्हाट इज क्रायोस्फीयर? क्रायोस्फीयर का सिंपल मतलब है फ्रोजन पार्ट जो होता है हमारे प्लैनेट का, उस सबको हम क्रायोस्फीयर बोलते हैं. तो याद रखिएगा फ्रोजन पार्ट जो होता है जितने में पूरे में बर्फ जमी रहती है, जो बिल्कुल एकदम आइस के फॉर्म में रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रायोस्फीयर. फॉर एग्जाम्पल ग्लेशियर्स, आइस कैप, स्नो, फिर सी आइस, आइसबर्ग्स, आइस शेल्फ, स्नो, ये सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं, क्रायोस्फीयर में आती है. ठीक है. अब आते हैं इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव की अगर बात करें तो ये बहुत सारे रिसर्चर्स हैं, इसमें एक्सपर्ट हैं और गवर्नमेंट के साथ मिलकर, ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर ये एक ग्रुप बनाया है इन्होंने, जहाँ पे उन्होंने बोला है कि अर्थ के जो क्रायोस्फीयर है उसको हमको प्रिजर्व करना है, उसको हमको मेंटेन करना है. अब ICCI प्रोग्राम का टारगेट यही है कि जितने भी क्लाइमेट डायनेमिक्स है क्रायोस्फीयर से रिलेटेड और ग्लोबल इम्प्लीकेशन है कि अगर हमारा क्रायोस्फीयर वार्म हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं क्रायोस्फीयर हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि आइस शीट्स जो है वो मेल्ट होने लगेंगी और सी लेवल राइज होगा, जिसके कारण बहुत अदर इम्पैक्ट्स भी हैं डिजास्टर आने के. तो इसलिए हमको क्रायोस्फीयर को प्रिजर्व करके रखना है. ठीक है. दूसरी चीज क्रायोस्फीयर की अगर बात करें तो क्रायोस्फीयर का रोल क्या होता है ग्लोबल क्लाइमेट. ऑब्वियसली अर्थ के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं ड्यू टू एल्बिडो. इनका एल्बिडो बहुत ज़्यादा होता है. क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह जो है जितनी भी रेज आती है वो पूरी तरह, एल्बिडो का सिंपल मतलब होता है जितनी रेज आ रही हैं उतना ही आपको एमिट करना, री रेडिएट करना. तो दैट इज कॉल्ड एल्बिडो. तो एल्बिडो जो है आइस शीट्स और उनका बहुत ज़्यादा होता है. ये कार्बन को स्टोर करते हैं. जितना भी कार्बन होता है, बहुत टन्स ऑफ कार्बन जो है इनके अंदर स्टोर्ड है. वाटर अवेलेबिलिटी की बात करें तो 80% ऑफ द फ्रेश वाटर जो है इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स ये इन्हीं के पास होता है. और अगर हमारा ये सारी चीज़ें बाहर आ गई तो पूरी तरह डिजास्टर क्रिएट हो जाएगा. तो इसलिए क्रायोस्फीयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अब आइस मेल्ट जो है क्रायोस्फीयर में, अगर आइस मेल्ट हो रहा है तो वो सी लेवल बहुत ज़्यादा राइज करेंगे और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो जाएंगे. सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रायोस्फीयर. नाउ लेट्स कम टू द हाइलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट. तो इसमें बोला कि जितने भी ट्रॉपिकल ग्लेशियर्स हैं, मोस्टली जो मिड लैटिट्यूड ग्लेशियर्स हैं और पोलर रीजन्स के ग्लेशियर्स हैं, अगर 2% से ज़्यादा टेम्परेचर राइज हुआ तो वो पूरी तरह मेल्ट हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे. हिमालयस बोला है, हिमालयस जो है एटलीस्ट अभी बोला जा रहा है कि 50% जो है टुडेज आइस, जितना अभी आइस है उसका 50% जो है लॉस हो जाएगा अगर टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से राइज हो रहा है. और अभी बोला गया है कि लास्ट डेकेड जो है वो 7 वर्स्ट ईयर्स में से एक है जहाँ पे आइस लॉस इतना ज़्यादा हुआ है. तो दिस इज द रिपोर्ट्स हाईलाइट. नेक्स्ट कम टू इंडियाज इनिशिएटिव रिलेटेड टू प्रोटेक्ट द क्रायोस्फीयर. तो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, एस्टेब्लिशमेंट अ सेंटर फॉर हिमालयन ग्लेशियोलॉजी इन वादिया इंस्टीट्यूट एटसेट्रा. तो दीज आर द इंडियन इनिशिएटिव रिलेटेड टू क्रायोस्फीयर. आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी. नेक्स्ट कम टू आइस मेल्ट इन वेस्ट अंटार्कटिका. तो अंटार्कटिका के में अगर ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि आइस जो है बहुत ज़्यादा मेल्ट हो रहा है वेस्ट अंटार्कटिका में, बहुत सारी स्टडीज़ ने बताया है. अब वेस्ट अंटार्कटिका में आप देख सकते हैं, दिस इज़ वेस्ट अंटार्कटिका आइस शीट्स और यहाँ पे थेवाइट्स ग्लेशियर है, यहाँ पे एक अमुंडसेन सी है, यहाँ पे नीचे रॉस सी है और ईस्ट अंटार्कटिका आइस शीट यहाँ है और वेडल सी यहाँ पे है. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट अंटार्कटिका के बारे में, वेस्ट अंटार्कटिका के बारे में. अब मोर ऑन न्यूज़ की बात करें तो वेस्ट अंटार्कटिका आइस शीट्स जो है वो पूरी तरह लॉस हो जाएगी अगर, तो सी लेवल राइज जो है अप टू 5 मीटर्स हो जाएगा. ओशन ड्रिवन मेल्टिंग जो भी फ्लोटिंग आइस शेल्स हैं एमेंडन सी में, वो मेन प्रोसेस है जो हमारे सी लेवल राइज को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. एमेंडन सी जो है ये लोकेटेड है वेस्ट अंटार्कटिका में, वेस्ट कोस्ट जो अंटार्कटिका का वहाँ पे लोकेटेड है. अब सीक्वेंस आइस मेल्ट्स का बात करें तो मेल्टिंग के कारण क्या हो रहा है, ग्राउंड लाइन हमारी रिट्रीट हो रही है, कम हो रही है. दैट मीन्स वो लाइन जहाँ पे आइस पहले फ्लोट कर रही थी, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द ग्राउंड लाइन, ये पहले ग्राउंड लाइन थी और यहाँ पे हमारी कोई
यहाँ पे कोई हमारी आइस फ्लोट कर रही थी, ठीक है, आइस फ्लोट कर रही है। अब ये ग्राउंड लाइन जो है आइस मेल्ट होने के कारण ये ग्राउंड लाइन यहाँ पे खिसक गई। अब आइस हमारा कहाँ पे आ गया, फिर से आइस हमारा यहाँ पे आ गया। तो ग्राउंड लाइन जो है धीरे धीरे हमारी रिट्रीट हो रही है, कम हो रही है, जिसके कारण मेल्टिंग के कारण, ठीक है। ये कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस जो है आइस फ्लोइंग का उसको रिड्यूस कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली पहले ग्राउंड लाइन यहाँ थी तो यहाँ से यहाँ तक बह पा रहा था, फिर उसके बाद ग्राउंड लाइन और कम हो गई तो और ज़्यादा तक बह पाया, ठीक है। जिसके कारण फास्टर फ्लो नियर द ग्राउंड लाइन कॉजेज मोर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग लीडिंग टू थिनिंग हो रही है। स्टीपर सरफेस स्लोप्स बन रहे हैं, जिसके कारण स्ट्रेच जो है कि आइस जो है पूरी तरह फॉरवर्ड चला जाए वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और फास्टर फ्लो इन लैंड कॉजेज थिनिंग टू प्रोपोगेट इवन फर्दर इन द इंटीरियर ऑफ द आइस शीट, इंक्रीजिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ सी लेवल राइज, जिसके कारण सी लेवल हमारा राइज हो रहा है। अब ग्लोबल एफर्ट्स क्या क्या लिए हैं अंटार्कटिका के लिए, तो अंटार्कटिक ट्रीटी साइन की है गई है 1959 में, जिसका ऑब्जेक्टिव यही है कि अंटार्कटिका को डीमिलिटरलाइज करना है, प्रमोट करना है इंटरनेशनल साइंटिफिक कॉपरेशन, और इंडिया इसका मेंबर है। फिर कन्वेंशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक सील्स 1972 में आया। कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मैरीटाइम लिविंग रिसोर्सेज 1982, इसको भी इंडिया ने रेटिफाई कर दिया है। प्रोटोकॉल ऑन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन टू अंटार्कटिक मैड्रिड प्रोटोकॉल, इंडिया ने इसको साइन किया है, 1991 का है। अब इंडिया और अंटार्कटिक की बात करें तो इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम जो है वो 1981 में स्टार्ट हुआ, जहां पे उन्होंने 3 रिसर्च बेस स्टेशन खोले अंटार्कटिक में। पहला था दक्षिण गंगोत्री 1983 में खोला, मैत्री 1988 में और भारती 2012 में। तो मैत्री और भारती अभी फुली ऑपरेशनलाइज्ड है और दक्षिण गंगोत्री खत्म हो चुका है। फिर अंटार्कटिक एक्ट आया 2022 का, इंडिया ने एनेक्ट किया था कि वो अंटार्कटिक ट्रीटी को इफेक्ट करेंगे, और कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड प्रोटोकॉल ऑन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन टू द अंटार्कटिक ट्रीटी, इन तीनों के कारण जो है इंडिया ने एक अंटार्कटिक एक्ट निकाला। की प्रोविजन यही थे कि एक हमको कमिटी बनानी है ऑन अंटार्कटिक गवर्नेंस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, और एक परमिट सिस्टम इस्टेब्लिश करना है, अंटार्कटिक फंड बनाना है, स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज लगानी है अगर कोई ये इन ट्रीटीज़ के जो भी पॉइंट्स हैं उनको ब्रेक करेंगे, और एक कोर्ट को डेजिग्नेट करना है कि वो पनिशेबल ऑफेंस जो है मतलब पेनल्टीज और पनिशमेंट दे सके। सो दिस इज ऑल अबाउट द अंटार्कटिक एक्ट 2022। नेक्स्ट आते हैं आर्टिक एम्प्लीफिकेशन। अब आर्टिक की बात करें तो आर्टिक हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है, आपको पता है, ठीक है। तो आर्टिक एम्प्लीफिकेशन की बात करें तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए है कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने अभी ये स्टडी की और उन्होंने हाईलाइट किया कि आर्टिक जो है वो वर्ल्ड का एवरेज का जितना टेम्परेचर है उससे ज़्यादा टेम्परेचर जो है आर्टिक का है, और आर्टिक को वार्म कर रहा है। तो आर्टिक हैज़ वार्म ट्वाइस एज मच एज वर्ल्ड एवरेज, वर्ल्ड का एवरेज को जितना वर्ल्ड वार्म हो रहा है उससे 2 गुने ज़्यादा उसमें आर्टिक जो है वो वार्म हो रहा है। अब आर्टिक एम्प्लीफिकेशन की बात करें, एम्प्लीफिकेशन का सिंपल मतलब है कि जो पोल्स और ट्रॉपिक्स के बीच में वार्मिंग का डिफरेंस है, टेम्परेचर का डिफरेंस है, दैट इज़ वेरी हाई, ठीक है। तो मान लीजिए ट्रॉपिक्स जो है वो कम वार्म हो रहा है और आर्टिक हमारा ज्यादा वार्म हो रहा है, तो दैट इज जो डिफरेंस है उन दोनों के बीच का उसको आर्टिक एम्प्लीफिकेशन बोलते हैं। अब एज पर सम अदर स्टडीज आर्टिक जो है वो 4 टाइम्स फास्टर वार्म हो रहा है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो रीजन क्यों आर्टिक हमारा वार्म हो रहा है, पहला है पोलर एम्प्लीफिकेशन जो है वो आर्टिक में ज़्यादा है अंटार्कटिक से ज़्यादा, बिकॉज जितना भी ओशियन जो है वो पूरी तरह आर्टिक में आइस से कवर्ड है। याद रखिएगा जितना भी ओशियन है आर्टिक में वो पूरी तरह आइस से कवर्ड है, वाइल अंटार्कटिका में कुछ कॉन्टिनेंट्स में है जहाँ पे परमानेंट आइस और स्नो है, बट वहाँ पे कॉन्टिनेंट्स है, लैंड है, तो इसलिए वो ज़्यादा जो है लैंड के इफेक्ट में आके कम वार्मिंग हो रहा है। बट हमारा आर्टिक जो है वो ज़्यादा वार्म हो रहा है बिकॉज वहाँ पे पूरी तरह सी है, क्योंकि सी जो है ज़्यादा टाइम तक टेम्परेचर को कैद करके रखते हैं। मेल्टिंग जो है आइस कवर का आर्टिक में वो ज़्यादा लैंड और वाटर को बाहर सन को एक्सपोज कर रहा है, जिसके कारण एब्जॉर्प्शन जो है सनलाइट का वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। प्रिवेलिंग सिस्टम जो है एयर सर्कुलेशन का, फॉर एग्जांपल ट्रॉपिक से जो हमारे पोल्स तक जो हमारी एयर सर्कुलेट होती है वो हमारी उसके कारण भी जो है हमारा आर्टिक रीजन जो है ज़्यादा वार्म हो रहा है। समर आर्टिक आइस सी जो है सी आइस जो है एक्सटेंट वो श्रिंक हो रहा है बाई 12.6% पर डेकेड एज पर ग्लोबल वार्मिंग। अब इंपॉर्टेंस क्या है आर्टिक सी आइस का, क्यों इंपॉर्टेंट है आर्टिक सी आइस? पहली चीज़ ये हमारे पूरी तरह जो हीट बैलेंस है उसको मेंटेन करके रखते हैं, अर्थ का जो एनर्जी बैलेंस है उसको मेंटेन करके रखते हैं। दूसरी चीज़ एयर जो है वहाँ की कूल रहती है, जिसके नीचे वार्मर एयर रहती है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे एयर को ऊपर वाली एयर को बढ़िया कूल रखती है। दूसरी चीज़ आइस जो है अगर
आइस चेंज होगा, सी आइस चेंज होगा, वार्मिंग होगा, तो वहाँ के जो फाइटोप्लैंक्टन्स है, बायोडाइवर्सिटी है, वो इम्पैक्ट होंगे। और ये हंटिंग लाइफस्टाइल जो है, सब्सिस्टेंस हंटिंग लाइफस्टाइल बहुत सारे इंडिजीनियस पीपल की, जैसे यूपिक, इनुपियाट, इनुएट, इन सब की लाइफ को भी इफेक्ट करेंगे। और ये आइस कहीं ना कहीं शिपिंग लेन्स और नेचुरल रिसोर्स का एक्सेस बढ़ा देंगे आर्टिक रीजन में, जिसके कारण जियोपॉलिटिकल इश्यूज भी बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो आर्टिक एम्प्लीफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल राइज इन एयर टेम्परेचर एट द अर्थ सरफेस, एयर टेम्परेचर राइज हुआ अर्थ सरफेस का, फिर उसके बाद उसके कारण क्या हुआ, सी आइस जो है वो पूरी तरह मेल्ट हुई, स्नो मेल्ट हुआ, और जिसके कारण एब्जॉर्प्शन पावर जो है, रिफ्लेक्शन पावर कम हो गया, एब्जॉर्प्शन पावर ज़्यादा हो गया, और ओशियन लेयर जो है वार्म हो गई और लार्जर एनर्जी फ्लोज हुई। ठीक है, दूसरी चीज़ मोर एरोसोल पार्टिकल्स जो है एटमॉस्फेयर में आ गए, जिसके कारण ऑब्वियसली एब्सॉर्प्शन पावर और हेज और क्लाउड्स बहुत बने, और वार्मिंग जो है लोअर एटमॉस्फेयर का थ्रू बैक रेडिएशन वो हमारा धीरे धीरे कम हो गया। तो आर्टिक एम्प्लीफिकेशन इसके कारण बहुत ज़्यादा बढ़ा। अब रिलेटेड न्यूज़ में अगर बात करें तो ब्लू ओशियन इवेंट है एक, तो ये एक ओशियन इवेंट है, ये एक सिचुएशन है जहाँ पे आर्टिक ओशियन की आइस एरिया जो है वो 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर कम हो जाती है, लीडिंग टू, जिसके कारण आर्टिक के जो वाटर का कलर है वो हमारे वाइट से ब्लू हो जाता है। और ये जो है कहीं ना कहीं अमाउंट ऑफ जो भी हमारी सनलाइट एल्बिडो रहती है उसको कम करेगा, सनलाइट जो है रिफ्लेक्ट होती है स्पेस पे उसको कम करेगा, और फर्दर हमारी जो आइस है, जो हमारे ओशंस है वो वार्म होंगे और आइस जो है हमारा लॉस होगा। तो दैट इज कॉल्ड ब्लू ओशियन इवेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट लेक्चर ऑफ PT 365 एनवायरमेंट। आई विल स्टार्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस कन्वेंशन इनिशिएटिव टुमारो। थैंक यू सो मच. If you have any problem, just comment me on the comment section. Thank you.